प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रहार का। आज का मुद्दा है बाहुबल की सियासत, अफसरों की आफत। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश की सियासत में नरेश मीणा प्रकरण सुर्खियों में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता धीरज गुर्जर के बयान से सियासत गर्मा गई है। शाहपुरा जिले में पारोली इलाके के कोठास गांव में शनिवार की रात को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक धीरज गुर्जर ने इशारों ही इशारों में अधिकारियों कर्मचारियों को धमकी दी और सरेआम भी दी। भजन संध्या के वायरल वीडियो में धीरज गुर्जर कह रहे हैं कि यदि कोई आपकी बात प्रेम से नहीं मानता है तो जरबे मेलकर यानी कि जूते मारकर काम कराने के लिए आपका बेटा धीरज गुर्जर तैयार है। धीरज गुर्जर ने कहा कि आप लोग चिंता मत करो, ये जवानी भी आपके नाम है और बुढ़ापा भी आपके नाम है। धीरज गुर्जर के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि जनता तय करें कि राजनीति को किस दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं। ऐसा चलेगा तो सभ्य लोग कैसे राजनीति करेंगे, ऐसे व्यक्तियों को कभी भी महत्व ना दें। आज इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि आखिर गुंडागर्दी चलेगी या सभ्य राजनीति चलेगी। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर के बिगड़े बोल, सियासत हुई गर्म। धीरज गुर्जर की चेतावनी, जूते मारकर काम करवाऊंगा। आप चिंता मत करो, ये कोठास शाम का दरबार में धीरज गुर्जर आपने खेलियो है कि यह जवानी भी आपका नाम ही और बुढ़ापा भी आपका नाम है। और अगर कोई की बात प्रेम को न माने तो जरबों मेल के सबको काम कराने के लिए आपको में तो धीरज गुर्जर तैयार है। जो धीरज गुर्जर मर जाए लेकिन आपने अकेले में छोड़े। बीजेपी का पलटवार, ऐसा चलेगा तो सभ्य लोग कैसे राजनीति करेंगे। कोई स्वीकार्य नहीं, बाहुबली राज नहीं चाहिए। बाहुबली ऐसी राजनीति करेंगे क्या? और उचित माध्यम से सक्षम तरीके से बात रखी जा सकती है। इसमें जूतन प्रचार या शक्ति बल प्रयोग मैं सोचता हूँ कि किसी भी राजनेता के लिए ये निंदनीय है। बाहुबल की सियासत, अफसरों की आफत। तो आखिरकार क्या देश की जो सियासत है और प्रदेश की सियासत है, खासतौर पर आज हम प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्या प्रदेश की सियासत जो है वो बाहुबल से चलेगी? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष को ये क्यों कहना पड़ा? और जो चुनाव प्रचार के दौरान जनता के बीच में घूम घूम कर ये कहते हैं कि देश तो कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, वही संविधान कानून की धज्जियां उड़ाते क्यों नजर आते हैं? जिम्मेदारों को लेकर के आज बात करेंगे। प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत, और सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे मेहमान हमारे साथ हैं सुरेश गर्ग साहब, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं राजेंद्र त्यागी जी, पूर्व पुलिस के अधिकारी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले गर्ग साहब, आपकी टिप्पणी कि ये देश कानून से चलेगा या अराजकता से चलेगा, और जो लोग ये लगातार बार बार जनता के बीच में कहते हैं कि भाई देश तो संविधान से चलना चाहिए, और वही अराजकता फैलाते हुए, बाहुबल दिखाते हुए, धमकियां देते हुए क्यों नजर आते हैं? क्या बदल गया ऐसा? देखिए हेमंत भाई, अब इनका चाल चलन उजागर हो चुका है कि जिस तरीके से इनके नेता बोलते हैं कि देश संविधान से चलेगा, अब वो संविधान कहां चला गया? धमकियां। भाई इन्होंने 5 साल तक हेमंत भाई धमकियां देते के काम कराया है। 5 साल तक अराजकता का माहौल था राजस्थान के अंदर। पूर्व मुख्यमंत्री खुद अशोक गहलोत जी बोलते थे भाई मैं केवल सरकार बचाने के लिए काम कर रहा हूं। तो इन्होंने 5 साल तक अनाप शनाप धमकियां, अशोक चारनाथ जी को ले लो, धीरज गुर्जर जी को ले लो, जितने भी इनके कांग्रेस के जो हैं, इस तरह के लोगों ने केवल धमकियां देना और इसके अलावा कोई काम नहीं। भैया ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का नहीं चलेगा। जो काम होगा, जिनका जो जायज काम होगा, निश्चित रूप से काम होगा, लेकिन धमकियों से काम नहीं होगा। इस तरीके से शासन प्रशासन को धमकी देना बंद करे। अरे भाई अच्छे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो अच्छी बात है ना। अच्छे लोग कैसे आएंगे अगर इस तरीके की धमकियां देते रहेंगे? कभी धीरज गुर्जर देगा, कभी अशोक चारना देगा, कभी रविंद्र भाटी देगा। तो आप देखिए एक फेरिस्त कांग्रेस के जो नेताओं की लाइन लगी हुई है जो इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं। लेकिन ये अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भजन लाल जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। ये बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं होगा धमकी देना।
जो काम जेन्युइन होगा वो निश्चित रूप से होगा, लेकिन धमकी देके काम कराना ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो आप कर क्या रहे हैं इसके लिए? कोई नेता सरेआम आकर के अधिकारियों को, ब्यूरोक्रेट्स को आकर के कह देता है कि जरबे मार कर हम काम करवाएंगे, जूते मारेंगे। कोई नेता आता है एसडीएम को थप्पड़ मार करके चला जाता है। कोई नेता जो है वो पुलिस हिरासत में लेकर के कहीं जा रही होती है, बीच रास्ते के अंदर गाड़ी लगाता है अपनी, विधायक कहते हुए शर्म आती है। जो लोग कहते हैं संविधान से चलेगा, भाई संविधान का माखौल उड़ाते हैं, कानून का माखौल उड़ाते हैं। आप देखिए बाकायदा रील बनाते हैं सर, बाकायदा गर्ग साहब, बाकायदा सुनिए, बाकायदा रील बनाते हैं ऐसे नेता, या ऐसे नेता बाकायदा कैमरे के सामने छाती ठोक करके कहते हैं कि हम या तो जूते मार के काम कराएंगे, या दादागिरी से पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। पुलिस किसी को लेकर जा रही है, हम बीच में गाड़ी लगाएंगे और कहेंगे भैया इनको छोड़ो और ले जाएंगे। ये कानून है। और ये क्यों हो रहा है? ये डर समाप्त हो गया, आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, आप फैसले नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये हो गया है क्या? किसने बोला कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? आपने देखा नहीं कि पेपर लीक के मामले के अंदर कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है, 200 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपने देखा नहीं कि नरेश मीणा वाले कांड के अंदर क्या हुआ है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया। तो इसलिए कहीं पे भी ये धमकी देना नहीं चलेगा। ये मोहब्बत की दुकान जो बार बार इनके नेता बोलते रहते हैं ना, मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान भरा पड़ा हुआ है। देखिए किस तरह से कांग्रेस के नेताओं के पास में नफरत का सामान पड़ा हुआ है। राजस्थान एक बिल्कुल शांत राज्य है, उस शांत राज्य को अशांत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये मोहब्बत की दुकान इनकी बंद हो चुकी है। ये संविधान की बात करते हैं, लेकिन ये हमेशा संविधान की धज्जियां उड़ाने के अलावा कोई काम नहीं करते कांग्रेस के नेता लोग। जी राजेंद्र त्यागी साहब, आप कैसे देखते हैं इस तरह के मामलों को? खासतौर पर त्यागी जी, जब चुने हुए विधायक इस तरह की हरकत करते हैं, कोई रील के लिए अगर पुलिस किसी को पकड़ के ले जा रही होती है, आरोपियों को गाड़ी बीच में, देखिए अब कोई भय नहीं रह गया, ऐसा लगता है कानून का कोई राज नहीं रह गया है। जो दिन भर बातें करते हैं संविधान, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए कैमरे के सामने आके बाकायदा कहते हैं अब अधिकारी काम नहीं करेंगे, अब जूते ठोक के काम करवाएंगे। ये नहीं कहते हैं कि अधिकारियों को कानून की दायरे के अंदर हम काम करवाने के लिए मजबूर करेंगे, उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे। ये हो क्या रहा है, कैसे देख पा रहे हैं सर? ये बिल्कुल सही है साहब। ये जितने भी अराजक, एक तो क्या है, ये जो हिस्ट्री शीटर टाइप के लोग जो राजनीति में आए हैं, इन्होंने राजनीति को गंदी किया है। और राजनीति के अंदर आके इन्होंने जो आपराधिक, इनके आप देखिए कितने तो मुकदमे हैं जिन पे कार्रवाई नहीं होती। यदि ठोस कार्रवाई हो जाए और इनको ये चुनाव लड़ने में भी इनका वो आ जाए कि इनको चुनाव नहीं लड़ने को दिया जाए, तो जरूर कोई ना कोई ऐसा हल हो सकता है। अदरवाइज जिसका रिकॉर्ड इतना खराब है, आपराधिक रिकॉर्ड है, आप देखिए, आप आपराधिक रिकॉर्ड वाला आदमी, और आप उसका बिहेवियर क्या रहेगा? वो यही काम करेगा कि वो किसी के साथ करेगा। और जब सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी के साथ ऐसी मारपीट करेगा, तो आप बताइए कैसे से शासन चलेगा? कैसे सरकारी कर्मचारी अपनी राजकार्य की ड्यूटियों को पूरी करेगा? मेरा तो मानना है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और पुराने मुकदमे हैं, आप देखिए सारे मुकदमे राजकार्य में बाधा डालने के हैं। सरकारी तो नेता ही इनका पक्ष ले लेते हैं, नेता कह देते हैं जी ये तो कोई बहुत गंभीर मामला नहीं है, ये तो विपक्ष ने इनके खिलाफ, जब इन्होंने जनता की मांग उठाई, भगत सिंह बना के पेश करते हैं ऐसे नेताओं को, जनता की मांग उठाई थी इसलिए विपक्ष की सरकार थी उस टाइम इनके खिलाफ मुकदमे लगा दिए। या फिर कोई नेता इस तरह का जाता है तो आपको तो ध्यान में होगा, नेता कहते हैं अरे आपके तो 15 मुकदमे हुए हैं, अभी तो 17 कीजिए तब आप बड़े नेता बनेंगे। बताइए ये क्या हो रहा है? तो हाँ, यही तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि इस तरह के लोग जो आ रहे हैं, जिनका आपराधिक बैकग्राउंड है, वो देश की और समाज की क्या सेवा करेंगे? वो बिल्कुल सेवा नहीं करेंगे। वो अपने ही असामाजिक तत्वों को, आपराधिक तत्वों को बढ़ावा देंगे, जिससे भी क्या होता है, जब ये असामाजिक तत्व और बदमाश तत्व एक साथ एक भीड़ के साथ आते हैं, तो ऐसे में जो राज्य कर्मचारी हैं, पब्लिक में भी उनका टेरर होता है। ऐसे एक, मैं केगड़ी में था, एक ऐसे अपराधी आदमी आता था, और जब वो कोर्ट से लेके आते थे 15, 20, 50 आदमी तो उसको आते थे, तो हमने सबसे पहले उनको ही वहां से भगाना चालू किया, उनको बंद किया और अगली पेशी पे सीधा थाने में लाके बंद किया, और फिर न तो उनको मिलने दिया। ये जब कोर्टों में आते 15, 20, 50, 100 आदमी इनके साथ हो जाते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो यही खराब होता है ये सारे। इसलिए मेरा तो निवेदन है कि इन पे तुरंत एक्शन लिया जाए और कठोर कानून किया जाए।
लेकिन त्यागी साहब, पुलिस ही ऐसे मामलों में ढिलाई बरतती है कि इतने अगर किसी के नेता के खिलाफ 15 आप ये मुकदमे देखिए ना। हैं, जिनमें 5 में वो वांछित है, और पुलिस को एक पकड़ ही नहीं रही है, पुलिस के सामने ही आ रहा है, रोज पुलिस अधिकारियों से मिल रहा है, लेकिन पुलिस उस पर एक्शन हाँ नहीं ले रही। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल तो सही है। आधी जिम्मेदार तो आप खुद हैं, पुलिस पुलिस महकमा भी है, हमारे पुलिस के अफसरान भी हैं। बिल्कुल, वो भी वैसे अफसर भी इनको सपोर्ट करते हैं साहब, राजनीतिज्ञ इनको सपोर्ट करते हैं जी। वही बात है, उन्हीं के सपोर्ट के कारण तो ये लोग इतने हावी हो रहे हैं। त्यागी सबसे साहब, बड़ी बात ये देखिए, एसडीएम के थप्पड़ मार दिया जी हैं, पुलिस अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा, उनके साथ मारपीट, गाड़ियां चलाना, इससे बड़ी अराजकता क्या होगी? अराजकता ही है एक तरीके की। जी त्यागी साहब, मैं वापस आता हूं। 2 खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से पौरुष भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पौरुष जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैमिनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पौरुष जी, पहले आप ही से सीधा सवाल कि ये देश, ये प्रदेश गुंडागर्दी से चलेगा या सभ्य राजनीति होनी चाहिए? हेमंत जी, देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि मैं हालांकि इस बात का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जो प्रायोगिक तौर पे देखा जाता है, जो ग्रामीण परिवेश से जो नेता आते हैं, तो उनमें देखिए कि एक मारपीट की प्रवृत्ति आपराधिक प्रवृत्ति के होने की वजह से एक अलग बात है, परंतु गाँव में जो कहावतें होती है, लोकोक्तियाँ होती है, उनको भी कई बार जो है वो व्यक्ति काम में लेता है, और वो लोकोक्तियाँ कहावतें होती है वो परिस्थिति के अनुसार काम में ली जाती है। जैसे कि देखिए, कई बार कहा जाता है कि भाई मैं फलाने को जूते की नोक पे रखूंगा, या नानी याद दिला देंगे, चांद तारे याद दिला देंगे, जबकि ऐसा कोई चांद तारे तक कोई किसी को पहुंचाता नहीं है, कोई नानी को किसी को जूते मारूंगा वाली, परंतु कई बार लोकोक्तियाँ होती है कि ये लोकोक्ति है जाती है। हालांकि मैं अफसरों को जूते मारूंगा, मैं पक्ष। अच्छा ये बताइए, ये तो लोकोक्ति थी। हाँ ठीक है पौरुष जी, आप अगर सही को सही, गलत को गलत नहीं कर सकते, मैं आपको टोकूंगा नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मुझे मेरी बात पूरी कर लेने। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए कि कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि जनता जो होती है वो प्रशासन की से कोई मांग करती है और जनता बुरी तरह त्रस्त हो जाती है। तो जनता जब किसी मामले में त्रस्त हो जाती है और अधिकारी जब सुनवाई नहीं करते, तो उस जगह जब जनप्रतिनिधि जाते हैं और जनता का दर्द समझते हैं, तो कई बार जनता को सांत्वना देने के लिए नेताओं को कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। और ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए जो नेता होते हैं वो खास करके आप देखिए, आप जितने भी आपको केस मिलेंगे सब ये ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए नेता हैं। ग्रामीण परिवेश से मेरा अर्थ यहाँ पर ये चीज है कि ग्रामीण परिवेश के अंदर लोकोक्तियां, कहावतें इस प्रकार की ज्यादा चलती है बातों के अंदर, परंतु उसकी अगर उसको प्रायोगिक तौर पर कोई नेता किसी के साथ मारापीटी करता है तो निश्चित तौर पर उसकी निंदा की जानी चाहिए, उसके खिलाफ जो है केस दर्ज करना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं पौरुष जी कि धीरज गुर्जर ने कहा कि दरबे मारकर काम करवाएंगे, जूते मार करके काम करवाऊंगा, तो वो ग्रामीण कहावत का उपयोग किया है आपके हिसाब से? आपके कांग्रेस पार्टी के नेता हिंसक नहीं है, यही बात करें? मैं देखिए, मैं हेमंत जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हमें साथ साथ किसी भी चीज का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हमें साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि नेता ने जिस सभा में कहा और वो जनता जो थी उसकी वहां पर क्या समस्याएं थी, और वो जनता नहीं, मैं तो इसको जानना चाह रहा हूं सर, जनता की समस्याएं देखिए, नेता को उठाना का फर्ज है, परिस्थिति बनी। परंतु प्रायोगिक तौर पे यदि कोई किसी के साथ हाथापाई करता है, मारापीटी करता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के पुराने उदाहरण है देवी सिंह भाटी जी हैं, मीणा जी हैं, भवानी सिंह जी राजावत जी हैं, इनके ताजा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, उन्होंने थप्पड़ मार दी थी। तो आपको ध्यान होगा थोड़े दिन पहले इनके बांदीकुई के विधायक है, उन्होंने तो एक खनन में जो वन विभाग वालों ने ट्रॉली पकड़ी थी उसको छुड़ा करके उनके साथ मारापीटी करते हुए थाने पहुंच गए थे, और उनके थाने में वन विभाग जब थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए गया तो उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। और राजस्थान के इतिहास में नहीं, मैं समझता हूं भारत के इतिहास में पहला मामला था कि किसी विभाग को किसी विधायक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोर्ट में इस्तीफा दायर करना पड़ो। अच्छा, हमारे साथ, हमारे नेताओं के साथ ऐसी परिस्थिति नहीं है, परंतु मैं फिर भी इस बात को कहना चाहूंगा कि उन्होंने गलत कहा, बिल्कुल निश्चित तौर पर जब आप जनप्रतिनिधि बनते हो तो आपके राज्य में ऐसा नहीं होता था एक विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ा हो? वो एक्सीएन तो याद होंगे आपको, जो अभी भी आप ही के नेता थे गिरिराज सिंह मलिंगा, और उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई। अभी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जाकर के ये कहा कि भाई सरेंडर करो, आप ही का राज था, और आप भूल गए फतेहपुर से कांग्रेस के विधायक है हाकम अली। सुन लीजिए, अब आपने बोला, जरा मैंने सुना आपको, और आपने बड़े अच्छे उदाहरण दिए हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जब हम अपनी तरफ नहीं देख करके दूसरे की तरफ ही देखते हैं तो राजनीति कभी साफ हो नहीं सकती, और फिर आप अपनी गलतियों को ढकने का प्रयास करते हैं, दूसरे को गाड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए मान लेता हूं धीरज गुर्जर ने जनता के बीच में किया, हाकम अली ने कैमरे के सामने कहा कि मैंने और विधायक रफीक खान ने सदन के भीतर राजेंद्र गुड्डा को पीट करके भगाया, मार के बाहर जाकर के रोया। क्या बोलेंगे इसे?
कौन सी जनता थी, कौन सी जनता की परेशानी से वो हो गए थे? हेमंत जी देखिए, कई बार बातें मजाक, कई बार अति गजब करते हैं पौरुष भारद्वाज, ये मजाक है। एक तरफ राजेंद्र गुड़ा जी ये कह रहे हैं कि मैं 250 पुलिस वालों के बीच में से जाके लाल डायरी उठा लाया, तो क्या ये चीज संभव लगती है कि मजाक है? 2 या 3 विधायक मिलकर के ऐसे बाहुबली को कि जो 1500, तो फिर तो नरेश मीणा ने भी मजाक कर दिया, फिर तो नरेश मीणा ने भी मजाक कर दिया होगा आपके हिसाब से। नहीं, देखिए मैं इसी बात ठीक है, मैं आता हूं मित्र जैमिनी साहब। गर्ग साहब एक छोटी सी टिप्पणी आप दे दीजिए, मैं जैमिनी साहब के पास जाऊंगा। बड़े सवाल खड़े हुए हैं। गर्ग साहब ये कह रहे हैं कि आम जनता की कहावतें भी होती है और आपके नेताओं की भी फहरिस्त है, और मैं तो इसमें एक और जोड़ देना चाहता हूं। अनीता बघेल ने अभी कुछ दिन पहले ही मंत्री महोदय की मौजूदगी में कैमरे के सामने कहा उस अधिकारी को मारूंगी मैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातों पे, इस तरह के शब्दों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती, लेकिन आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह प्रूव कर दिया कि हमारे नेता कार्यकर्ता जो है वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और इन्होंने ये हमेशा इसका ये पता लग गया कि पिछले 5 साल तक इन्होंने ये शासन किया, इस तरीके का दबाव की राजनीति पूरे 5 साल तक की है, ये पता लग गया है। पूरे 5 साल तक दबाव की राजनीति की है, वो पता लग गया है। किस तरीके से अशोक गहलोत जी को इन्होंने दबाव में बना के रखा है, वो चीज का एक उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन ये भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें बिल्कुल नहीं चलेगा। जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे धीरज गुजर हो, चाहे नरेश मीणा हो या अशोक चावला हो। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कानून अपना काम करेगा, कानून के हिसाब से जो भी काम कार्रवाई होगी। कुछ नहीं है भैया, ये कांग्रेस दबाव की राजनीति। वो मोहब्बत की दुकान कहां गई आपकी? मोहब्बत की दुकान कहां गई? वो राजधानी जगह घूमता रहता है, मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत का सामान है इनके पास। ठीक है, देश की जनता देख रही है आप दोनों को, थोड़ा शांत हो जाइए। यहाँ पर थोड़ा मुझे लगता है ये चर्चा तो जिस पर हम कर रहे हैं अराजकता को लेकर के, अराजकता की भेंट नहीं चढ़ जाए। जैमिनी साहब कैसे देख पा रहे हैं? आज मदन राठौड़ ने कहा कि बाहुबलियों का राज राजस्थान में चलेगा नहीं, लेकिन आप देखिए तस्वीरें कुछ ऐसी ही आती हैं जहां पर एक थार के विधायक जो हैं वो जाते हैं पुलिस के सामने, गाड़ी लगा देते हैं, भाई छोड़ो इनको, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, कोई कागजी कार्रवाई नहीं। एसएचओ खुद 3 स्टार भी खड़े होते हैं, वो कह रहे हैं साहब ये अरे रुकिए, अरे छोड़ दीजिए, क्या है। दूसरी तरफ धीरज गुर्जर सरेआम आकर के कहते हैं, तीसरी तरफ नरेश मीणा का उदाहरण है, चौथी तरफ आप देखेंगे अनीता बघेल खुद बीजेपी की विधायक हैं, पूर्व मंत्री रही हुई हैं, वो कैमरे के सामने। ये हो क्या रहा है? और सब जाकर के एक तरफ दूसरी तरफ ये राग लाते हैं, देश तो कानून से चलेगा, देश तो संविधान से चलेगा। कथनी करने में फर्क क्यों है? ये इस तरह से ये लाइन कौन सी ले रहे हैं हमारे नेता? देखिए, नेताओं को 2 चीजों से बहुत मोहब्बत होती है, एक वोट और एक नोट। अगर उनका वोट आ रहा हो तो वो कोई भी बयान दे सकते हैं और कोई भी एक्शन ले सकते हैं। इसलिए कुल मिलाकर जो भारत की राजनीति में एक मैं कहूँगा डिटोरेशन शुरू हुआ, और ये बहुत तेजी से हुआ, सभी तमाम पार्टियां शामिल है। कांग्रेस के लिए तो सबसे चिंताजनक विषय यह है कि जो वायनाड से चुनाव लड़ रही है उनकी पसंद के नेता हैं धीरज गुर्जर, उन्हें यूपी का प्रभारी बनाया था। क्या प्रियंका गांधी को धीरज गुर्जर की पहले की हिस्ट्री पता है? क्या प्रियंका गांधी को पता है कि उनकी चेजा पत्थर की जो माइन से चलती है, अवैध काम करे, वो करे अधिकारी काम नहीं करते, तो 60 साल में ये इतने सड़कों का जाल, इतने पानी का जाल, ये तमाम स्कूलें, कॉलेज ये अस्पताल किसने बनाए? अधिकारी अगर काम नहीं कर रहे होते, नेताओं की तरह केवल बयान दे रहे होते, तो शायद ये तस्वीर नहीं बदलती। लेकिन दूसरी तरफ नेता क्या करते हैं कि आज राजस्थान हाईकोर्ट को कहना पड़ा एसआई भर्ती में जो लोग उनकी पीओपी पासिंग आउट परेड नहीं होगी, उनकी नियुक्ति नहीं होगी, और हमारे नेता भी ऊपर चढ़ा देते हैं, फिर उसको नीचे उतार देते हैं, राजनीति चमकाते हैं। तो कुल मिलाकर चाहे आप कांग्रेस को नोट के देख लो, चाहे बीजेपी को नोट के देख लो, कांग्रेस के राज में हमने देखा जोरीलाल मीणा के बेटे के खिलाफ कोर्ट से मुकदमा दर्ज हुआ, रेप जैसा का मामला, उसको बचाते रहे। एक पीएचडी मंत्री के बेटे को बचाने के लिए दिल्ली जाके एफआईआर दर्ज हुई। तो ऐसे ही नजारे अब अनीता बघेल कभी बोलती है, कभी सुरेश धाकड़ बोलते हैं जो बेगू से विधायक हैं। तो आप सोचिए, ये सत्ता पाही मददता ही, जो तुलसीदास जी लिख के कहें कि प्रभुता हर किसी को पचती नहीं है, और ये सत्ता का असर है। आप देखिए जिस तरीके के लोकगीत नरेश मीणा और किरोड़ी लाल को जोड़कर चल रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं? वो राजनीतिक सुचिता की कहानी कह रहे हैं।
आज हनुमान बेनीवाल अनीता चौधरी के लिए जोधपुर पहुंच रहे हैं, वो कहानी क्या होगी अभी वो तय कीजिए। और जिस तरीके से राजा भैया को लाकर जो रविंदर सिंह भाटी जिनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, वो जो भाषा बोल रहे हैं रविंदर सिंह भाटी, मुकदमा दर्ज करना भी एक खानापूर्ति है जमीनी साहब राजनीतिक लोगों के खिलाफ। मेरे को तो ऐसा लगता है आप ठंडे बस्ते में जांच डाल दीजिए और एक दिखा दीजिए कि मुकदमा दर्ज कर दिया। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। पॉलिटिशियनों का एक ही सिद्धांत है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और उसका खामियाजा राजस्थान की बत रही है। राजस्थान तेजी से उस दौर में घुसता जा रहा है जो कभी यूपी था। आज राजा भैया पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है और इससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं है। इसलिए चाहे बीजेपी के बड़े नेता हो चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हो, सचिन पायलट का इसमें एक बड़ा उदाहरण मैं मानता हूं कि उनकी भाषा मैंने आज तक अमर्यादित और असंयमित नहीं देखी। जी, ये अशोक गहलोत जी की जुबान से भी, जो 3 बार के मुख्यमंत्री, कोरोना, नाकारा, नालायक, मैं राजनीति में बैंगन बेचने तो नहीं आया हूं। लेकिन ये जमीनी साहब, ये बात तो सही है कि जरूरी नहीं है कि हिंसक हो, जरूरी नहीं है कि आप भाषाई मर्यादाओं का उल्लंघन करें। इसके बिना भी राजनीति की जा सकती है और जीता जा सकता है। ऐसे उदाहरण भी हमारी राजनीति में है। लेकिन गर्ग साहब, जो जमीनी साहब ने कहा कि चारों तरफ ऐसे ये सत्ता का मद हो गया है, और दूसरी बात यह है कि सरकार कोई कठोर फैसला नहीं कर पा रही है। अभी आज आप एसआई भर्ती का ही उदाहरण देख लीजिए। इतने लंबे समय से सरकार एक फैसला नहीं कर पाई कि कोई भर्ती को रद्द करना है या नहीं रद्द करना, या किसी राजनेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो एक्शन। चार्जशीट में जी हेमंत जी 150 एसआई का नाम है चार्जशीट में, और 70 से ज्यादा और है। और ऐसी भर्ती पर अगर मुख्यमंत्री जी आंख मीच कर बैठे हैं तो इससे ज्यादा राजस्थान के नौजवानों का दुर्भाग्य नहीं। अशोक गहलोत जैसी ये सरकार चल रही है। सर ठीक है गर्ग साहब। हेमंत भाई, यही तो कह रहा हूं कि पिछले 5 साल तक राजस्थान में क्या हो रहा था। पिछले राजस्थान में ये 800 देखिए, निश्चित रूप से कार्रवाई कर रही है सरकार ने। जहां पे देखिए सरकार ने एसआई भर्ती की जो भी कार्रवाई है वो कर रहे हैं। हमने एजी की रिपोर्ट लेनी है, वो लिए हमने कमेटी बिठाई है। निश्चित रूप से वो कार्रवाई होगी और न्याय मिलेगा, युवाओं को न्याय मिलेगा, जो पिछले 5 साल तक पेपर लीक के मामले हुए ना, 19 के 19 पेपर लीक हो गए, एक भी पेपर नहीं छोड़ा। 70 लाख युवाओं के साथ अन्याय करने के अलावा कोई काम नहीं किया। एक टिप्पणी त्यागी साहब, एक मिनट गर्ग साहब सुन लीजिए सर, एक्शन लेकर दिखाइए, बताइए, नजीर पेश कीजिए त्यागी साहब, ये कि क्या इस तरह के मामले में भी कोई कार्रवाई बनती है, पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए। एक्शन कर रहे हैं 200 लोगों को दिखाइए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के नेताओं के बोल जो है वो नजीर पे पेश करते हैं, लेकिन सरकार और कानून का राज कायम रहे, इसको लेकर के भी प्रबंध होने चाहिए, क्योंकि जनता तो है, सब देख रही है।